आज हम एक कॉन्सेप्ट करेंगे विच इज रिलेटेड टू द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स. दिस इज मेनली फॉर स्टूडेंट्स जो कि साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं या फिर साइकोलॉजी फील्ड में आना चाहते हैं एंड दे हैव टू अंडरस्टैंड दैट स्टैटिस्टिक्स कॉन्स्टिट्यूट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ साइकोलॉजी. स्टैटिस्टिक्स की वजह से ही हम रिसर्च कर पाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर पाते हैं एंड साइकोलॉजी फील्ड को मेजरली स्टैटिस्टिक्स भी डोमिनेट करता है अपार्ट फ्रॉम द थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी. But the basic concepts of statistics that I'll be covering today also applies to the real life of any other person. तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं and you're not from psychology background, you're not a student but still you're watching this video, तो I should tell you कि मैं statistics के basic concept cover करके I'll also be telling you कि हम कैसे उसे रियल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं एंड व्हाई इट इज नेसेसरी टू एक्चुअली अप्लाई इट इन रियल लाइफ. सो पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स कुछ कवर कर लेते हैं. आज कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे. सो साइकोलॉजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, जैसे कि मैंने कहा अभी, एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट इज नथिंग बट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो हम एस्टैब्लिश करते हैं किसी भी 2 या 3 वेरिएबल्स के बीच में. So pure experiment is a condition which is done in laboratory setting. Basically वो एक controlled setting में होता है, एक lab में होगा, एक proper lab होगा या room होगा आपके पास जिसमें आप experiment conduct करेंगे. अब हमारे पास कुछ, मैंने कहा variables होते हैं. Variables is something which can vary, which can take on multiple values. तो variables 2 तरह के होते हैं, independent variable and dependent variable. हम इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे. फॉर एग्जाम्पल मुझे स्टडी करना है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ म्यूजिक ऑन कॉन्सेंट्रेशन लेवल ऑफ अ पर्सन. कि म्यूजिक, अगर कोई इंसान कोई एक टास्क कर रहा है विच इज रिलेटेड टू कॉन्सेंट्रेशन लेवल, उसे म्यूजिक सुनते सुनते वो पर्सन कर रहा है, तो क्या म्यूजिक इम्पैक्ट करेगा उसके कॉन्सेंट्रेशन लेवल को. अब कॉमन सेंस अगर हम देखें तो हम, कई लोग कहेंगे कि इम्पैक्ट करेगा, कि म्यूजिक के साथ कोई कैसे काम कर सकता है, हमें पूरी शांति चाहिए होती है. कई लोग बोलेंगे कि नहीं, म्यूजिक एक्चुअली हेल्प्स देम टू रिलैक्स एंड स्टे फोकस्ड ऑन द टास्क. बट बिकॉज साइकोलॉजी इज नॉट अ कॉमन सेंस, साइकोलॉजी हमेशा प्रूवन फैक्ट्स एंड प्रूवन थ्योरीज पर चलती है, इसीलिए हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं. सो हमें ये प्रूव करना है, ये इस्टेब्लिश करना है कि वेदर म्यूजिक इज द कॉज and whether lower concentration levels या फिर high concentration levels is the effect. तो म्यूजिक हमारा IV हो गया, that is the independent variable या फिर treatment variable. म्यूजिक IV या treatment variable इसीलिए हो गया because independent variable को हम manipulate कर सकते हैं. manipulate करने का मतलब है कि हम एक बाहर से कंडीशन दे रहे हैं जिसे हम किसी को दे सकते हैं, किसी को नहीं दे सकते. तो म्यूजिक एक ऐसी कंडीशन है कि अगर मैंने 2 लोग लिए तो मैं एक ए पर्सन को मैं म्यूजिक दूंगी टू लिसन टू वाइल द पर्सन इज परफॉर्मिंग द टास्क, एंड जो बी इंसान है मैं उसे म्यूजिक नहीं दूंगी. सो देयर विल बी एब्सेंस ऑफ म्यूजिक वाइल ही इज डूइंग द सेम टास्क जो कि ए कर रहा है. सो हम यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर रहे हैं और उसका इफेक्ट देख रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पे और द आउटकम वेरिएबल पे. डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जो जिसपे हम देखते हैं बेसिकली कि उसका कॉज क्या है, क्या आईवी हमारे डीवी को इम्पैक्ट कर रहा है कि नहीं. सो यहाँ पे इफेक्ट हमारा है कॉन्सेंट्रेशन लेवल. कॉन्सेंट्रेशन लेवल इफेक्ट इसलिए है क्योंकि हमें म्यूजिक जो कि कॉज है, हमें देखना है कि उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा हमारे कॉन्सेंट्रेशन लेवल पे. सो दैट इज द डीवी दैट वी हैव टेकन. अब हमने आईवी और डीवी ले लिया. अब हम 2 ग्रुप्स बनाएंगे, जैसे कि मैंने कहा ए पर्सन और बी पर्सन, तो सिर्फ 2 पर्सन ही हम 2 ग्रुप्स बना लेते हैं जिसमें फॉर एग्जांपल हमने सैंपल ले लिया 10-10 लोगों का. तो एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसके साथ हम असली में एक्सपेरिमेंट करेंगे. एक्सपेरिमेंट क्या था कि म्यूजिक का इफेक्ट देखना है कॉन्सेंट्रेशन लेवल पे. म्यूजिक आईवी है. अब एक्सपेरिमेंट की अगर कंडीशन ही ये कि म्यूजिक का इफेक्ट देखना है तो म्यूजिक तो देना ही पड़ेगा. सो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो ग्रुप हो गया जिसे हमने म्यूजिक दिया. तो वो लोग, जो भी 10 लोग हैं, वो एक जगह बैठकर, लैब में बैठकर, जहाँ पे और कुछ नहीं सुनाई देगा, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, सिर्फ वो 10 लोग और एक रिसर्चर प्रेजेंट है, वो 10 लोग म्यूजिक को सुनेंगे. म्यूजिक को सुनते सुनते वो एक एक्टिविटी करेंगे जो कि उनके कॉन्सेंट्रेशन लेवल को डिफाइन करेगा.
वहीं पर एक कंट्रोल ग्रुप है। द वर्ड कंट्रोल इज यूज्ड क्योंकि हम उस ग्रुप को आईवी नहीं देंगे, हम उन्हें बिना म्यूजिक के सेम टास्क करने को देंगे जो हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को करने को कहा है। कंट्रोल ग्रुप हम इसीलिए लेते हैं ताकि हम जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के स्कोर्स हैं उसे रिलेट कर पाए। भाई हम तभी तो कह पाएंगे ना कि म्यूजिक का इफेक्ट कंसंट्रेशन लेवल पर है अगर हम ऐसे लोगों को भी देखें जो म्यूजिक के बिना टास्क कर रहे हैं। तो अगर हमारा रिजल्ट फाइनली हाइपोथेटिकली निकल कर आया कि जो कंट्रोल ग्रुप था जिसने म्यूजिक के बिना टास्क को करा, उनका कंसंट्रेशन लेवल केम आउट टू बी हाई देन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिन्होंने म्यूजिक के साथ टास्क को परफॉर्म करा था, एंड उनका कंसंट्रेशन लेवल केम टू बी लेस। तो हम ये डायरेक्टली कह सकते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो रहा है। म्यूजिक डायरेक्टली कॉज कर रहा है कंसंट्रेशन लेवल को, वो भी नेगेटिव वे में, क्योंकि जो लोग म्यूजिक सुन रहे हैं उनका कंसंट्रेशन लेवल रिड्यूस हो रहा है। तो ये हमने क्लियरली इसीलिए कहा क्योंकि हमने एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप देखा हुआ था जिसके थ्रू हमने स्कोर्स को रिलेट कर लिया। सो ये अभी तक की स्टोरी थी वेयर यू हैव द आईवी, द वेरिएबल दैट यू मैनिपुलेट, द डीवी which is the effect that is caused by the IV. You have two groups, experimental group which is given the IV and the control group which is not given the IV, to see whether we can establish direct cause and effect relationship or not. तो ये दो तरह के ग्रुप्स हो गए। अब कई बार क्या होता है कि आप लैब में बैठे तो हैं लेकिन साथ में अचानक से कोई कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो गया। Now you can't control that construction work, है ना। आपने तो ये प्रिडिक्ट नहीं करा था कि ऐसा कुछ होगा, आपने तो अपनी तरफ से एक क्लोज्ड रूम में बैठा दिया जहां से आपके अकॉर्डिंग कोई आवाज नहीं आ रही थी, बट कहीं से कोई खिड़की खुली रह गई या खिड़की नहीं भी खुली थी तो भी कंस्ट्रक्शन वर्क इतना तेज था कि आपको सुनाई दे रही है उसकी आवाज। सो यहाँ पर क्या होगा, क्या आप कह सकते हैं कि सिर्फ म्यूजिक की वजह से कॉन्सेंट्रेशन लेवल इफेक्ट हुआ है? हो सकता है कि मैं म्यूजिक, जब तक सिर्फ म्यूजिक था मैं बहुत अच्छा कर रही थी टास्क में, अचानक से मेरा ध्यान ही डिस्ट्रैक्ट हो गया बिकॉज कहीं और से आवाज आने लग गई। सो दिस इज वेयर द एक्सट्रेनियस वेरिएबल कम्स इन। एक्सट्रेनियस वेरिएबल मतलब जो चीज हम नहीं देना चाहते, हम सिर्फ म्यूजिक देना चाहते थे बट बाहर से कंस्ट्रक्शन की नॉइज आ गई, तो वो बाहर से आ गई इन द सेंस कि वो एक्सट्रेनियस वेरिएबल बन गया जिसे हम नहीं लाए, वो खुद आ गया स्टडी में, बिन बुलाए मेहमान की तरह वो खुद हमारी स्टडी में आ गया और हमारी स्टडी को इम्पैक्ट भी कर रहा है। दैट इज एक्सट्रेनियस वेरिएबल। सो एक्सट्रेनियस वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, पर्सन की एज हो सकती है, हो सकता है पर्सन बहुत छोटा था जिस पे हमने एक्सपेरिमेंट करे वो बहुत छोटे बच्चे थे, तो वो उनके लिए जो टास्क बना था वो इतना डिफिकल्ट था कि म्यूजिक नहीं भी होकर भी वो टास्क नहीं कर पाए। जेंडर एक एक्सट्रेनियस वेरिएबल हो सकता है कि मेल्स और फीमेल्स का डिस्टिंक्शन आपको कुछ देखने को मिले, कुछ भी एक्सट्रेनियस वेरिएबल हो सकता है। और रियल वर्ल्ड में क्योंकि साइकोलॉजी एक सोशल साइंस है तो साइकोलॉजी में बहुत नेचुरल सी बात है कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल आएंगे, आप हर एक चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। जब हमें पता चले कि आप फाइनली रिजल्ट आ गए और हमने देखा कि जो म्यूजिक वाला ग्रुप था उनका कॉन्सेंट्रेशन लेवल रिड्यूस हो गया, लेकिन जब हमने लोगों को इंटरव्यू करा कि आपको क्या प्रॉब्लम हुई म्यूजिक सुनते हुए, उन्होंने कहा कि माई माइंड गॉट डिस्ट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन नॉइज दैट स्टार्टेड कमिंग। तो आपको पता चला कि ये रिजल्ट कहीं ना कहीं इंपैक्ट हुए थे बिकॉज ऑफ द एक्सट्रेनियस वेरिएबल, नॉट बिकॉज ऑफ द आईवी दैट इज म्यूजिक। तो जब हमें पता चल जाए कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल इज द कॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द स्टडी, तब वही वेरिएबल को हम कंफाउंडिंग वेरिएबल का नाम दे देते हैं। कंफाउंडिंग वेरिएबल मतलब कि वो कंफ्यूज कर रहा है हमारे स्टडी को, कंफ्यूज कर रहा है हमारे रिजल्ट को। जरूरी नहीं है कि हमेशा एक्सट्रेनियस वेरिएबल हमारी स्टडी को कंफ्यूज ही करे या गलत ही बताए। कई बार हम मेडिएटर वेरिएबल्स लेते हैं जिन्हें हम इंटरवीनिंग वेरिएबल्स कहते हैं। मेडिएटिंग वेरिएबल्स वो होते हैं कि जिसका मैं इफेक्ट स्टडी करना चाहती हूँ साथ ही आईवी के। तो अगर तो एज ऐसे आ रहा है कि मैं उसे नहीं लेना चाहती थी बट स्टिल उसने कहीं ना कहीं मेरी स्टडी को इम्पैक्ट कर दिया अननोइंगली, तो वह एक्सट्रेनियस वेरिएबल हो गया। बट वहीं पर एज को मैंने लिया है, मैंने डिफरेंट एज ग्रुप्स को स्टडी करा है देखने के लिए कि क्या म्यूजिक का इम्पैक्ट एज के साथ डिफरेंट हो जाता है। तो मैंने एक ग्रुप लिया 18 ईयर्स का, एक ग्रुप लिया 20 ईयर्स का, एक ग्रुप लिया 30 ईयर्स का, और सबका मैच करने की कोशिश करी
कि क्या सबका म्यूजिक के साथ कॉन्सेंट्रेशन लेवल रिड्यूस हो रहा है या एज का भी कोई इम्पैक्ट है. सो देयर एज बिकम्स द इंटरवीनिंग वेरिएबल, क्योंकि मैंने उसे इंट्रोड्यूस करा. द ओनली डिफरेंस इज कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल अनवांटेडली आ जाता है बिन बुलाए मेहमान. एज आई सेड, इंटरवीनिंग वेरिएबल को मैंने बुलाया है, मैंने किसी को अपने घर खुद इन्वाइट करा है. सो दिस इज वेयर द डिफरेंस लाइज. अब अगर एक्सट्रेनियस वेरिएबल इतना ही प्रॉब्लमैटिक है तो मुझे उसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. या तो मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा या कंट्रोल करना पड़ेगा. एलिमिनेट मतलब पूरी तरह से हटा दो, बिन बुलाए मेहमान को अपने घर से ही भेज दो. या कंट्रोल मतलब कि बिन बुलाए मेहमान आ गया बट उसका लिमिट जो उसका स्टे पीरियड है घर पर थोड़ा सा कम करवा दो किसी ना किसी उससे किसी ना किसी तरीके से कंट्रोल करवा दिया स्टे, और बार बार आना जाना कंट्रोल करवा दो. तो एलिमिनेट करना पॉसिबल नहीं है. मेहमान को एकदम से घर से बाहर भेज देना इज नॉट पॉसिबल. एक्सट्रेनियस वेरिएबल को अपनी स्टडी से पूरी तरह से हटा देना इज नॉट पॉसिबल. बट टू कंट्रोल इट इज इन आवर हैंड्स, इज इन द हैंड्स ऑफ द रिसर्चर. कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? रैंडमाइजेशन के थ्रू. तो आप रैंडमली सैंपल को सिलेक्ट करिए, हर एक का चांस होना चाहिए सैंपल में आने का. रैंडमली उन्हें ग्रुप्स में डिवाइड करिए. सो कंट्रोल ग्रुप या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में कौन किस ग्रुप में जाएगा आपको नहीं पता है. आपने रैंडमली आंख बंद करके आपने किसी को भी किसी भी ग्रुप में भेज दिया. एंड रैंडमाइजेशन करिए. रैंडमाइजेशन इज बेसिकली कि आपने कई सारे डिफरेंट ग्रुप्स ले लिए टू स्टडी द सेम इफेक्ट. तो जैसा कि मैंने पहले कहा था, आपने कई एज के लोग ले लिए. तो एज एक जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल बन सकता था कि एज ने अननोइंगली इंपैक्ट कर दिया, आप उसे नोइंगली उसका इंपैक्ट देख लीजिए. तो आप हर एज के लोगों को ले लीजिए और उन्हें म्यूजिक दीजिए टू सी कि क्या इफेक्ट आ रहा है कंसंट्रेशन लेवल पे. दैट इज बेसिकली कि आपने एज को ही खुद बुला लिया स्टडी में एंड खुद उसका इफेक्ट कर लिया स्टडी. सो दैट्स रैंडमाइजेशन. सो बेसिकली प्योर एक्सपेरिमेंट में हमें 3 चीजों का ध्यान रखना होता है. कंट्रोल, वी हैव टू कंट्रोल द एक्सट्रेनियस वेरिएबल. We have to do random assignment of people into experimental or control group. And third is we have to do manipulation. तो pure experiment में control group होना ज़रूरी होता है results को देखने के लिए, difference करने के लिए और compare करने के लिए. तो ये थे basic concepts theoretically. अब इसे real life में कैसे apply करेंगे? सो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को हम लेकर चलेंगे. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हमें हेल्प करता है टू प्रिवेंट फ्रॉम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन व्हाट कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन इज एंड आई विल आल्सो प्रोवाइड द वीडियो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. बट जो हम कई बार कुछ चीज़ें एग्जैजरेट कर लेते हैं अपने माइंड में, तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के थ्रू हम देख सकते हैं व्हेन वी हैव टू स्टॉप डूइंग दिस और कब हमें एक्सट्रेनियस वेरिएबल को भी आइडेंटिफाई करने हैं. एक्सट्रेनियस वेरिएबल हमारे रियल लाइफ में भी हो सकते हैं. सो एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं. यू आर वेटिंग एट अ मॉल फॉर योर फ्रेंड टू कम. इट माइट बी अ डेट और इट माइट बी अ फ्रेंड दैट इज जस्ट कमिंग टू विजिट यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. आप बहुत एक्साइटेड हैं, खड़े हैं, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, द फ्रेंड इजंट कमिंग. कोई न्यूज़ नहीं मिली आपको, फ्रेंड ने कॉल नहीं करा, टेक्स्ट नहीं करा एंड इवेंचुअली आप घर चले गए. अब 2 बातें हुई. आपने उसका कॉज सोच लिया कि या तो फ्रेंड आपसे मिलना ही नहीं चाहता, द फ्रेंड डिच्ड यू एंड देयरफॉर द फ्रेंड डिडंट कम और आपने दोस्ती तोड़ दी. या फिर आपने सोचा कि कई बार हम गलत वो भी बना लेते हैं कॉजेस. आपने अपने ऊपर बात ले ली कि मैंने कुछ ऐसा गलत करा होगा कि द फ्रेंड डिडंट शो अप, कि फ्रेंड मुझसे नाराज है और इसीलिए आपने आगे से कॉन्टैक्ट तोड़ दिया कि अगर वो मुझसे नाराज है तो मैं नहीं बात करूंगा आगे से. यहाँ पे आपने क्या फॉल्ट करा? आपने कॉजेस को आइडेंटिफाई नहीं करा. कॉजेस को समझने की कोशिश करिए. जस्ट सिट एंड थिंक अबाउट व्हाट आर द प्रोबेबल कॉजेस कि उसका इफेक्ट ऐसा निकला. हो सकता है बीच में कोई एक्सट्रेनियस वेरिएबल आ गया हो. द फ्रेंड गॉट स्टक इन द मीटिंग, द फ्रेंड गॉट स्टक इन ट्रैफिक एंड जो फोन की बैटरी थी वो भी डेड हो गई. बहुत कॉमन सी चीज़ है, किसी के साथ भी हो सकता है. बट क्योंकि आपने अपने दिमाग से कॉजेस सोच लिया और अपने दिमाग से आपने फ्रेंडशिप तोड़ दी एंड इट लेड टू दिस इफेक्ट. तो कॉजेस को आइडेंटिफाई करिए, बहुत रैशनल कॉजेस को आइडेंटिफाई करिए, जस्ट अपने असम्पशंस पर मत चलिए. एंड अब आपको पता है कि हमेशा कॉज डायरेक्टली इफेक्ट में लीड नहीं करता. कई बार बीच में अनवांटेड एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स भी आ जाते हैं जो कि इम्पैक्ट करते हैं.
सिमिलरली अगर आप वो फ्रेंड हैं जो मीटिंग में फंस गए हैं, जो एक्चुअली नहीं पहुंच पाए टाइम पर, प्लेस पर, तो आप ऐसा कुछ करने की कोशिश करिए कि आगे इफेक्ट कंट्रोल हो जाए। तो हमें पता है कि कॉज लीड्स टू इफेक्ट, तो आप ऐसा कुछ करिए कि इफेक्ट्स कंट्रोल हो जाए। आप टेक्स्ट कर दीजिए किसी और का मोबाइल लेकर इफ पॉसिबल, या आप बाद में जब आपका फोन चार्ज हो गया है तब आप कॉल करिए अपने फ्रेंड को और पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन कर दीजिए। सो कॉज एंड इफेक्ट को आइडेंटिफाई करिए रियल लाइफ में भी, डोंट जस्ट वर्क ऑन assumptions, और एक्सट्रेनियस वेरिएबल को भी एक्सप्लोर करिए एंड उन्हें आगे से कंट्रोल करने की कोशिश करिए। सो दिस वाज हाउ स्टैटिस्टिक्स holds an importance in our life and what statistics primarily is. Thank you.